नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। G20 सम्मेलन से पहले डीडी न्यूज ने G20 शिखर सम्मेलन केंद्रित डीडी डायलॉग का आयोजन किया। दिखाएंगे आपको क्या कहा केंद्रीय मंत्रियों ने, किस तरह G20 का मंच तैयार है भारत की कूटनीति, संस्कृति और आतिथ्य के लिए। साथ ही साथ एक देश एक चुनाव पर क्यों हो रही है सियासत पर होगी चर्चा राजनीतिक पार्टियों से। साथ ही सनातन पर दयानिधि के विवादित बयान पर घिरा विपक्षी गठबंधन, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में उदयनिधि के बयान पर क्यों है कश्मकश। होगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें भी। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में सबसे पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। अफ्रीकी संघ के G20 संगठन में शामिल होने का मुद्दा शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकता है साकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डीडी डायलॉग के दौरान दिया बयान। कहा 18वां G20 शिखर सम्मेलन वर्तमान ज्वलंत मुद्दों से निपटने के लिए प्रासंगिक निष्कर्ष, समाधान, अवधारणा और कार्यों के लिए किया जाएगा याद। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो के संचालन के लिए परामर्श किया जारी। 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशनों पर ट्रेन सेवाएं रहेंगी उपलब्ध। हरियाणा के मेवात में G20 की अंतिम शेरपा बैठक जारी। शिखर सम्मेलन के लिए तय होगा एजेंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी दर्शन में बापू की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का किया अनावरण। गांधी वाटिका का भी हुआ उद्घाटन। G20 का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया। राष्ट्रपति ने कहा, गांधी जी के आदर्श और मूल्य हमारे देश और समाज के लिए है बहुत प्रासंगिक। उदयनिधि स्टालिन का सनातन वाला बयान। I.N.D.I.A गठबंधन के लिए बना गले की फांस। भाजपा ने कहा, भारत की सभ्यता, मूल आस्था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को गाली देने, कोसने और अपमानित करने की एक प्रतियोगिता सी हुई शुरू। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने स्टालिन के बयान की निंदा की, तो प्रियंका खड़गे ने फिर दोहराया विवादित बयान। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विपक्ष के अड़ियल रवैये पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साधा निशाना। डीडी डायलॉग के दौरान कहा, देश का पैसा और समय बचाना चाहते हैं पीएम मोदी। विरोध की बजाय संसद में चर्चा करे विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आम आदमी को सशक्त बनाने का किया है काम। राजस्थान के जैसलमेर में भाजपा की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश के नीमच से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को किया रवाना। और एशिया कप में नेपाल ने भारत के सामने रखा 331 रन का लक्ष्य। आसिफ शेख ने खेली अर्धशतकीय पारी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने लिए 3-3 विकेट। और न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी। दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले डीडी न्यूज ने खास कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हुए। इस दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में ऐसे कई आउटकम आएंगे जिसके लिए भारत को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 का मंच भारतीय परंपराओं को दुनिया के सामने रखने का है। भारत की अध्यक्षता के तहत दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी है। वहीं शिखर सम्मेलन से पहले डीडी न्यूज के विशेष कार्यक्रम डीडी डायलॉग में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को जानने के लिए दुनिया भर के लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है। खास बातचीत के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने डिजिटल क्रांति में भारत के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण है और भारत की G20 प्रेसिडेंसी में ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद हो रही है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में ऐसे कई आउटकम आएंगे जिसके लिए इसे याद रखा जाएगा।
larger universe of problems. What are the priorities? And we have focused on the priorities using the concept of Global South. So the key priorities today in the world are sustainable development growth. How do you maintain it? How do you ensure it doesn't regress? How do you today ensure the resources for green development? How do you ensure that there is the digital opportunities are not missed by many countries? So you make, in a sense, a key set of issues. डीडी डायलॉग के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में इस समय काफी गंभीर चुनौतियां हैं। 125 देशों के साथ भारत ने परामर्श किया है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाई जाए। Understand today how critical the global situation is, how many parts, how many regions of the world are actually looking towards the G20. Yes. And the fact that we did the Voice of Global South Summit, consulted 125 countries, are putting their issues on the table because they are physically not there at the table. The fact that we have taken the lead in advocating the permanent membership of the African Union in the G20. डीडी डायलॉग में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि G20 का मंच भारतीय परंपराओं को दुनिया से रूबरू कराएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि नया भारत डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप, इकोसिस्टम देश के सतत विकास के लिए जाना जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने G20 की बैठकों को बंद कमरे की बजाय देश के अलग अलग हिस्सों तक लेकर गए हैं। नया भारत जो डिजिटल पेमेंट्स के लिए जाना जाता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, डिजिटल करेंसी के ऊपर जो आरबीआई काम करी उसके लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हमने जो अब तक काम किया है, प्रो पुअर पॉलिसीज जो हमने लेकर आए हैं, और वुमेन लेड डेवलपमेंट, ये बहुत सारे एरियाज है जहां पे भारत बहुत कुछ दिखा सकता है और बहुत कुछ दुनिया के साथ साझा कर सकता है। एक बंद कमरे तक G20 नहीं हुआ, देश के कोने कोने तक G20 को ले जाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है। ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, भारत ने करके दिखाया है। डीडी न्यूज द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की क्षमताएं व सामर्थ्य G20 अध्यक्षता के तहत साफ दिखाई दे रही है। The world is looking at India not just because we have the Adhyakshta or the presidency of the G20, but it is a country which has set a new template for how to provide leadership to the G20. It is a country which itself is on the way to being one of the three large economies in the world. दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर देश में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और अपने सशक्त नेतृत्व के साथ भारत दुनिया भर में अपनी धाक जमाने के लिए भी तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो वहीं हरियाणा के नूंह में रविवार को शुरू हुई G20 शेरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक के दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर सार्थक बातचीत की गई। बैठक आगामी G20 शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम एजेंडा तय करेगी, जो 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाली है। हरियाणा के मेवात में चल रही चौथी शेरपा मीटिंग के दूसरे दिन भी दिल्ली डिक्लेरेशन के टेक्स्ट की ड्राफ्टिंग को लेकर वार्ता चलती रही, जहां काफी मुद्दों पर इन देशों में सहमति बनी है। कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जहां सहमति नहीं बन पाई है। ग्रीन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो गोल्स हैं, उन पर एक एक्सेलरेटेड ग्रोथ हो, उनकी अचीवमेंट को लेकर इन सब मुद्दों पर जहां सहमति बनती दिख रही है, वहीं विवादित मुद्दे जैसे रूस यूक्रेन के बीच में चल रहा संघर्ष और उसका समाधान को लेकर वेस्ट और रशिया की जितनी डीप डिविजन्स हैं, उसके चलते सहमति बनती नहीं दिख रही है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि इन मुद्दों का समाधान तलाशना डायलॉग और डिप्लोमेसी के द्वारा किया जाना चाहिए, जंग के द्वारा नहीं। पर यहां दोनों की पोजीशंस, वेस्ट की और रूस की पोजीशंस काफी अभी अडिग हैं, और अगर भारत इस समिट के दौरान इन डिविजन्स को क्लियरली स्टीयर थ्रू कर पाता है, तो भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए दिल्ली डिक्लेरेशन और दिल्ली की G20 समिट काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ अमृतपाल सिंह,
डीडी न्यूज नू। और भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। वहीं G20 शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वे अपनी भारत की इस यात्रा के लिए काफी उत्सुक हैं। बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। साथ ही अपनी भारत यात्रा के दौरान बाइडेन अपने G20 के समकक्षों के साथ वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए कई संयुक्त प्रयासों पर चर्चा भी करेंगे। और भारत G20 शिखर सम्मेलन में विदेशी मेहमानों को भारतीय व्यंजन, भारतीय संस्कृति के अलावा खादी से भी परिचित कराएगा। विदेशी मेहमान चरखा से सूत बनाने के तरीकों के अलावा खादी वस्त्रों का भी आनंद उठा सकेंगे। खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। भारत G20 की मेज़बानी कर रहा है। उस मेज़बानी में जो चरखा है, चरखा का भी कह सकते हैं कि खादी का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत खुशी है, भारतवर्ष का बहुत गर्व की बात है कि G20 है। तो ये हमारे यहाँ रुई से टेप बनाई जाती है, टेप से ये धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया जाता है। खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज कुमार जी हैं। भारत मेज़बानी कर रहा है, खादी की कितनी भूमिका होगी उसमें? खादी विभाग दिन रात मेहनत करने का प्रयास कर रहा है। आज जब G20 का शिखर सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में भारत कर रहा है, तब वहाँ पर भारत मंडपम में खादी एग्जीबिशन का एक आयोजन किया गया है, जहाँ पर हमारे आने वाले विदेशी मेहमान खादी के हमारे उत्पादों को देश में हमारे गरीब से गरीब जुड़े हुए व्यक्ति के हाथों से बने हुए, उनके पसीने की और मेहनत से बने हुए इन उत्पादों को वो लोग यहाँ से खरीद कर अपनी विदेशी धरती पर ले जा पाएंगे। इसमें क्या क्या है प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप जानकारी दें तो। खादी के हमारे उत्पाद, हमारे बंगाल की मटका सिल्क, हमारी पटोला साड़ियाँ, हमारी मधुबनी साड़ियाँ, हमारे गुजरात के साथ साथ दक्षिण भारत से कांजीवरम, इस तरह से बनारसी साड़ियाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से, मोदी जैकेट, हमारी हल्दी चंदन, मुल्तानी मिट्टी पाउडर, ग्रीन टी, हमारा हनी, इस तरह से ना जाने कितने उत्पाद जिसमें भारत की मिठास मिली हुई है, उसको हमारे विदेशी मेहमान G20 शिखर सम्मेलन की इस बैठक से खरीद कर अपने देश ले जा पाएंगे। अगर आपको पहले से कुछ लग रहा होगा कि जो किस चीज़ का डिमांड सबसे ज़्यादा हो रहा है? हमने भारत के हर राज्य से, विशेषकर हमारी मातृशक्ति के हाथों से बनी हुई खादी की साड़ियों को हमने विशेष तौर पर वहाँ रखा है। खादी जैकेट, जिसे हम मोदी जैकेट के नाम से जानते हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। हमें पूरा आभास और अंदाज़ा है इस बात का कि हमारे विदेशी मेहमान मोदी जैकेट ज़रूर खरीदेंगे, इसलिए हमने मोदी जैकेट का भी विशेष प्रबंध किया है। खादी की इतनी महत्ता कैसे बढ़ी है? पश्चिमी देश, उनका मानना है कि पूरी दुनिया आज कार्बन फ्री होनी चाहिए। जब ये विचार विमर्श पूरी दुनिया में चल रहा है, तब खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष के तौर पर मैं पूरी दुनिया के आने वाले सारे विदेशी मेहमानों से आह्वान करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से खादी ग्रामोद्योग आज आयोग काम कर रहा है। आप खादी उत्पादों का आप लोग ग्रहण करिए। आप खादी उत्पाद ग्रहण करेंगे तो पूरी धरती अपने आप कार्बन फ्री हो जाएगी। तो ये थे हमारे साथ जो खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन मनोज कुमार, जो बता रहे हैं कि कैसे खादी की जो मांग है वो पूरी दुनिया में है। इसलिए जबकि विदेशी मेहमान आएंगे तो उनको दिखाने के लिए खादी का एक स्टॉल वहाँ होगा और विदेशी मेहमान न केवल खादी को देखेंगे, चरखा चलाना सीखेंगे, बल्कि खादी को अपनाएंगे भी। कैमरामैन अश्वनी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और भारत की G20 अध्यक्षता में हुई बैठकों के दौरान विदेशी प्रतिनिधि भारत की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत और खानपान की परंपराओं से रूबरू हुए। इसके अलावा भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आर्थिक अपराध, चिकित्सा जैसे तमाम अहम विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसी पर आधारित है G20 से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत G20 अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का जश्न मना रहा है। पिछले साल 16 नवंबर को G20 बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी।
बेंगलुरु में दूसरे व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने के लिए सहयोग पर आधारित चर्चाओं में G20 और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं व्यापार को नया आकार देने वाली प्रौद्योगिकी तथा समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका जैसे विषयों पर भी मंथन किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 25 से 27 मई तक दूसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वसूली, भगोड़े, आर्थिक अपराधियों, सूचना साझा करने के लिए सहयोग के औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों, भ्रष्टाचार से निपटने और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए संस्थागत ढांचे सहित कई अहम विषयों पर विचार विमर्श हुआ। करप्शन ऐसा घुन है जो सब जगह लगा हुआ है, जो हमारी प्रगति को रोकता है, विकास को रोकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। प्रतिनिधियों ने ऋषिकेश में भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और व्यंजनों का आनंद उठाया। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्विट्जरलैंड स्थित जिनेवा में रोजगार कार्य समूह की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से संबंधित मंत्री स्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों के मसौदे पर सभी सदस्यों ने व्यापक सहमति जताई। हैदराबाद में तीसरी G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में G20 हेल्थ ट्रैक की 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके साथ ही फार्मा, वैक्सीन, चिकित्सा शास्त्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर भी जोर दिया गया। India leading on many of those discussions, especially around how we make the next generation of vaccines, the next generation of diagnostics and therapeutics to respond to the next pandemic. वहीं MCM इकोसिस्टम के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम पहलुओं के विभिन्न बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। और न्यूज नाइट में आगे है, नई दिल्ली में गांधी दर्शन संस्थान राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी खबरें और देखते रहिए DD न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महात्मा गांधी पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य देन है। उनका अहिंसा का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए आज मानवता का मूल मंत्र है। नई दिल्ली में गांधी दर्शन संस्थान राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के बाद दिल्ली वासियों और बच्चों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार स्वच्छता के अभियान को साकार कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन संस्थान राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य देन है और उनका अहिंसा का सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए आज मानवता का मूल मंत्र है। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से लेकर नागरिक अधिकारों के पैरोकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने गांधी जी के द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग को विश्व कल्याण के मार्ग माना। बापू के आदर्शों और मूल्यों शाश्वत थे। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भी विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करते हुए कहा कि वे विकास के पर्याय हैं और उन्होंने गांधी जी के स्वच्छता के अभियान को साकार करते हुए साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करते हुए भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। ये बापू के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम था। गांधी जी के आत्मनिर्भरता के विचार के प्रेरणा लेकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं। गांधी दर्शन केंद्र पर बनाई गई गांधी सेल्फी वाटिका में G20 का सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। साथ ही महात्मा गांधी की 5 विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें एक मूर्ति में गांधी जी बेंच पर बैठे हैं जिनके साथ सेल्फी ली जा सकती है। दूसरी मूर्ति में महात्मा गांधी साइकिल पर है जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दर्शाती है। तीसरी मूर्ति में गांधी जी बच्चों के साथ हैं जो बच्चों के साथ समय देने और उनके कल के भविष्य होने की ओर इशारा भी करती है। चौथी मूर्ति में गांधी जी प्रार्थना की मुद्रा में है और 5वीं मूर्ति में गांधी जी 3 बंदरों के साथ संदेश दे रहे हैं। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर देश विदेश से आ रहे प्रतिनिधियों के लिए ये वाटिका आकर्षण का केंद्र रहेगी। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। वही उदयनिधि स्टालिन ने सनातन पर विवादित बयान देकर तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने सनातन धर्म पर दिए जा रहे विवादास्पद बयानों पर कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि मुंबई की बैठक में गठबंधन के दल संयोजक तय नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपनी नीति तय कर ली है और उनकी नीति है सनातन धर्म का अपमान करना। उदयनिधि के बयान से विपक्ष में कश्मकश है। कई दलों ने चुप्पी साधी है तो वहीं सनातन पर अपने बयान पर अभी भी अड़े हैं उदयनिधि स्टालिन। सनातन धर्म पर डीएमके नेता और तमिलनाडु में मंत्री उदयनिधि स्टालिन की अपमानजनक टिप्पणी कांग्रेस और INDIA गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है। डैमेज कंट्रोल को लेकर डीएमके और गठबंधन के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन मामला अब काफी आगे निकल चुका है। भाजपा इसे सदियों से चली आ रही सनातन परंपरा पर हमला बता रही है। पार्टी का कहना है कि भारत की सभ्यता, मूल आस्था, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को गाली देने, कोसने और अपमानित करने की एक प्रतियोगिता सी शुरू हो गई है। ये घटना कोई अनायास नहीं हुआ है, अचानक कहते कहते कह दिया गया, ऐसा नहीं हुआ है। जिनके बयान के कारण ये विवाद हुई है, उन्होंने एक सेमिनार में उदयनिधि ने उसको बोला है। घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है, उस कन्वेंशन में उन्होंने कन्वेनर तय नहीं कर पाया, नेता तय नहीं कर पाए, लेकिन नीति तय कर दिए। नीति उन्होंने तय किया, सनातन को नीचा करना। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कहा था कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है और वे सभी के विचारों का सम्मान करते हैं। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी राजनीतिक दलों के निशाने पर हैं। सनातन धर्म का के ऊपर भी चोट पहुंचाई जा रही है। इन्हीं के गठबंधन के लोगों ने, डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। मैं गहलोत साहब से कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती? क्यों नहीं राहुल जी बोलते? क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? पूरे देश से इस गठबंधन के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। खड़गे जी हो, राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, बाकी राजनीतिक दलों के नेता हो, इनको पूरे देश से और हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। देश इनको माफ नहीं करेगा।
कांग्रेस के भीतर उदयनिधि के बयान को लेकर उहापोह की स्थिति है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने स्टालिन के बयान को पूरी तरह अस्वीकार्य और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे अभी भी पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे हैं। Any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने तमिलनाडु हाउस में रेजिडेंट कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के विरोध में ये ज्ञापन दिया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जैसलमेर में भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब हो चुकी है। महिलाओं के प्रति अपराध में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। छोटी बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। खराब कानून व्यवस्था में विकास संभव नहीं है। भाई, राजस्थान जैसे राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसे इतनी बदतर हो सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। लोगों ने मुझे कई घटनाओं की जो चर्चा की, सचमुच मेरे कान खड़े हो गए। 56 महीने में 10 लाख से अधिक मुकदमे हो चुके हैं दर्ज, और उसमें से 7,650 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या हो चुकी है इस कांग्रेस की हुकूमत में राजस्थान में। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में इस प्रकार के हालात देखने को नहीं मिलेंगे। 2 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें 31,000 मुकदमे केवल महिला दुष्कर्म के, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के हुए हैं। और न्यूज नाइट में आगे है, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर विमर्श का दौर जारी है, जबकि विपक्ष इस पर लगातार अड़ंगा लगा रहा है। बुलेटिन के अगले हिस्से में देखिए इस पर विशेष रिपोर्ट और विशेष चर्चा। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम का अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। और न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकार एक देश एक चुनाव पर समिति गठित कर मंशा साफ कर चुकी है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि अगर चुनाव 5 साल में एक बार होगा तो महंगाई आसमान पर होगी। इस वजह से 1 नेशन 20 इलेक्शन यानी 20 इलेक्शन होना चाहिए। एक देश एक चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को समय की मांग बताया, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे राज्यों पर हमला बता रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश भर में एक साथ चुनाव कराने को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। वहीं अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया है। कांग्रेस इस पर अपनी अलग राय रखती है। हजारों करोड़ रुपए चुनाव करवाने में खर्च होते हैं, सरकार के भी और लड़ने वालों के भी। अगर एक ही समय पे होते हैं तो उसमें बहुत बचत होगी और कुल मिला के देश के हित में ही होगा। हर साल 5-6 इलेक्शन में ही समय निकलेगा, यानी कि साल के आपके 5-6 महीने इलेक्शन में निकलने वाले हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि कितना समय इलेक्शन में ही चला जाता है, जो कि विकासात्मक कार्य के लिए जाना चाहिए। दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट is beneficial to the country. You end up saving money, you end up non-politicizing the developmental issues, you end up working for the infrastructure development in a focused way for at least 4.5 years. One nation, one election एक जुमला है और जुमले में कांग्रेस दल कोई भागीदारी नहीं लेना चाहती। ये जुमला भाजपा को हम देते हैं, वही इसकी प्रारंभ करें और आप देखना 2 महीने बाद वो खुद ही इस जुमले को बंद कर देंगे। देश के कई चुनाव में जीत हार की रणनीति में कई दलों के लिए आधुनिक चाणक्य की भूमिका निभा चुके प्रशांत किशोर वन नेशन वन इलेक्शन में देश का हित देखते हैं। ये देश के हित में है। ऐसा इसलिए कि सबसे पहले तो ये देश में पहले लागू था 17-18 साल तक। दूसरा, भारत जैसे बड़े देश में मैं खुद इलेक्शन से जुड़ा रहा हूँ, हर साल 25% भारत का हिस्सा करीब करीब वोट करता है। तो पूरे टाइम सरकार चलाने वाले लोग जो हैं वो इसी चक्र में फंसे रहते हैं, आज यहाँ इलेक्शन आज वहाँ इलेक्शन। अगर इसको एक बार या 2 बार में किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। गौरतलब है कि देश में 1951 से 1967 के बीच लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। इस दौरान 16 सालों तक जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे। लेकिन अब विडंबना ये है कि नेहरू और गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाने का दावा करने और उनके नाम का चोला ओढ़े कांग्रेस पार्टी आजादी के 75 साल बाद कैसे इतना बदल गई कि मोदी विरोध में अंधी हुई ये पार्टी अपने नेताओं द्वारा उठाए अच्छे कदमों को ही नकारने लगी है। भले ही पीएम मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन की पहल में देश का हित ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी पर आधारित है आज का हमारा विशेष एक देश एक चुनाव पर सियासी घमासान। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का समर्थन करते हैं, आपका भी स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं और ये पूछना चाहेंगे कि देश वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव पर समिति गठित की है सरकार ने, और इसकी प्रक्रिया एक तरह से इस पे जो विचार विमर्श चल रहा था वो लंबा विचार विमर्श है, आप भी जानते ही होंगे। 1999 में भी विधि आयोग ने अपनी जो 170वीं सिफारिश जो रिपोर्ट दी थी उसमें एक तरह से विस्तार से इन तमाम दलीलों को रखा था कि किस तरह से देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होना चाहिए। और 99 से लेकर 2018-19 तक की बात करें तो 19 तक आते आते एक सर्वदलीय बैठक भी हुई। एक ऐसी परंपरा जो 17-18 साल तक भारत में रही है, 1952 से लेकर 67 तक थी। फिर अगर इस पे आज एक बार फिर दोबारा विचार किया जाता है देश में, क्या देश उस तरफ एक बार फिर रुख करे? इसमें बड़ी आपत्ति क्या है? किस तरह से संघीय ढांचे पर यह प्रहार और हमला है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हो सकता है कि विभिन्न दलों में मतांतर हो, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और देश के लिए हितकारी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपने विशेष सत्र बुलाया, विशेष सत्र बुलाने से पहले आप सभी विपक्षी पार्टियों का कम से कम कंसेंसस तो लेते, बात तो करते। आप विशेष सत्र बुला रहे हैं लेकिन आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे हैं। लोकतंत्र में क्या, लोकतंत्र में सिर्फ पक्ष ही होता है, विपक्ष का कोई रोल नहीं होता है। मोदी जी इतने व्यक्तिवादी जो सोच के नेता हो गए कि मोदी जी अकेला ये डिसीजन ले लेते हैं कि सितंबर के सेकेंड वीक में क्या कहते हैं पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। पार्लियामेंट का जब विशेष सत्र बुलाया जाता है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उससे कम से कम राय लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। चाहे अब नोटबंदी हो, चाहे आप जीएसटी का फैसला हो,
चाहे किसी बिल हो, कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य सरकार ने जो स्टेप लिए हैं, उन्होंने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। ऋषि जी हालांकि मेरा सवाल आपसे वन नेशन वन इलेक्शन पे था। एक देश एक चुनाव पर संघीय हमला है, ये कहना है राहुल गांधी का। तो ये संघीय हमला कैसे है जब इस देश में इस परंपरा के तहत चुनाव हो रहा था? आप विशेष सत्र की बात कर रहे हैं, उस पर भी जवाब लूंगी, लेकिन पहले इस सवाल पे आपसे शुरू करते हैं, फिर जवाब के लिए तो हमारे साथ गोपाल जी हैं। जी, लॉ कमीशन ने भी माना है, यदि अगस्त 2018 के लॉ कमीशन के रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो लॉ कमीशन ने भी माना है कि हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि कम से कम 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं, एक फेज में संभव नहीं है। अगस्त 2018 का लॉ कमीशन का रिपोर्ट पढ़ा होगा। सरकार की मंशा पे सवाल है, सरकार की मंशा पे इसलिए सवाल मैं उठा रहा हूं, या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ये उठा रही है कि इस कार्यकाल का कुछ ही समय बचा हुआ है और आपको यदि फेडरल स्ट्रक्चर में यदि संवैधानिक संशोधन कर रहे हैं तो आर्टिकल 368 के तहत आपको 16 राज्यों के विधानसभा में आपको इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। लोकसभा राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी से इसको पास ऋषि जी, तो आपका डर है कि 2024 में ऋषि जी ये डर ऋषि जी अगर तथ्यों की बात करें तो अभी तक सिर्फ समिति बनी है, समिति के सदस्यों का नाम बाहर आया है, यही है। तो क्या आपका या फिर राहुल गांधी का डर यह है कि ये 24 में लागू होगा? एक बार गोपाल जी से बात करते हैं। गोपाल जी, ऋषि जी ने जो अपनी पूरी बातों को रखा, पहले उन्होंने विशेष सत्र पे कहा कि विपक्षी नेताओं से नहीं बात की, दूसरा उनका यह कहना है कि 24 तो बड़ा नजदीक है, तो इतनी तेजी से आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? तो ये दोनों डर हैं, डर के आधार पर तमाम बयान दिए जा रहे हैं या सिर्फ बयान देने के लिए बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे 3 विषय इस पूरी डिबेट में निकल के आते हैं जो पब्लिक डोमेन में चल भी रही है और यहाँ भी है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन ये संघीय ढांचे पे वो है हमला है। तो पहले तो ये बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ऋषि जी या राहुल गांधी जी जो भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं कि क्या 52 से 67 तक जब 4 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन के समय हुए थे वो क्या संघीय इलेक्शन नहीं थे? दूसरी बात यह है कि क्या इसमें कहीं भी किसी ने कहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे? संघीय ढांचा प्रजातांत्रिक ढांचे पे तो आघात तब होता कि ये होता कि इलेक्शंस स्टेट के नहीं होंगे। ये तो क्लियर तरीके से बात है कि केवल मल्टीपल इलेक्शंस होने चाहिए या एक साथ होने चाहिए। और तीसरी बात यह है कि यह तो अभी चर्चा की बात है, ये जो अगर किसने ऑर्डर निकाल दिया, प्रधानमंत्री जी ने तो कोई ऑर्डर नहीं निकाला कि एक साथ होंगे। अभी तो सरकार ने चर्चा के लिए सत्र बुलाया है, चर्चा में आप अपनी बातें रखिए, पार्टिसिपेट करिए, अपने विषय को रखिए, आप नहीं चाहते तो लिखिए, कहिए कि नहीं होना चाहिए। तो चर्चा से भी भागना प्रजातंत्र में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है की जो संस्था है वह पार्लियामेंट है। संसद में आप चर्चा करिए, चर्चा के माध्यम से आप डिसीजन लेते हैं, तो फिर यह प्रजातांत्रिक मूल्यों का स्थापना ही तो है। और यह जो कहना कि यह संघीय ढांचे पे आघात है, यह अपने आप में पूरी तरह से गलत है। तो ऋषि जी सवाल बार बार यही पूछा जाएगा कि जब कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए ये परंपरा थी तो क्या संघीय ढांचे पर हमला था? ये क्या संघीय ढांचे को नुकसान हो रहा था? और अगर ऐसा था तो वो क्या कारण थे? अगर ये नहीं था तो वो क्या कारण थे कि इस परंपरा को बदला गया? 67 से 69 में तमाम विधानसभाओं को भंग किया गया, 70 में लोकसभा भंग हुई और फिर इस परंपरा को खत्म कर दिया गया देश में। तो कारण क्या था? कांग्रेस इसका जवाब तो देगी। ऋतु जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, देखिए इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस कार्यकाल का जो इतना कम अवधि बचा हुआ है उसमें आप क्या तो कहा कह दिया कि 24 में? किसने कहा कि 24 में होने जा रहा है? ऋषि जी, अरे तो गोपाल जी बोलने तो दीजिए, आप मुद्दों से नहीं तो आप जो एज्यूम करके बोल रहे हो ना, आप अपने एजम्पशन से बोल रहे हो और वो हमारे ऊपर सरकार के ऊपर थोप रहे हो कि 24 में हो जाएगा। ऋषि जी वो कुछ गलत नहीं कह रहे, आप सोच ले, हम फिर आपके पास आएंगे। तब तक रामकृपाल जी से बात करते हैं। रामकृपाल जी, एक ऐसी परंपरा जो देश में 67 तक जारी थी और फिर उसे विधानसभाओं को भंग किया गया, उसके तमाम कई कारण रहे जो कि कांग्रेस आज बता नहीं पा रही है। उसके बाद 70 में भंग हुआ और फिर यह परंपरा बंद हो गई।
अगर आज इस पे एक विचार किया जा रहा है, समिति का गठन किया गया है, इस मसले पे विचार हो रहा है, तो इसमें संघीय ढांचे पे हमले की जो बात कर रही है कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस किसी और बात से डर रही है क्या? देखिए, पहले तो मैं ऋषि जी की उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव सही है। बाकी उनकी जो भी आपत्तियां हैं वो प्रोसीजरल और उन सबको वो चलिए सेकेंडरी। बेसिक बात ये है कि वो इससे सहमत हैं और हम 3 लोग बैठे हैं, हम तीनों लोग सहमत हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और जब एक आप फैसला कर लेते हैं तो राहें भी खुल जाती हैं, सहमति के पॉइंट्स भी आएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये निर्णय नहीं है, ये विचार के लिए एक प्रश्न आप सबके सामने है। कोई भी अपनी राय रख सकता है जी। दूसरी बात जो आपने कहा, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अटैक इन एंटीसिपेशन इज नॉट डिफेंस। कोई आशंका के चलते हमलावर हो जाना, उसको प्रतिरक्षा नहीं कहते। ये लोकतंत्र का बुनियादी नियम है कि किसी भी मुद्दे पर खूब चर्चा होनी चाहिए। और ये इतना बड़ा मुद्दा है, नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, वो इलेक्शन से पहले ही प्रधानमंत्री बनाए गए थे। सन 52, 57, 62, 67 सवाल इस बात का है कि जब तमाम विदेशी मीडिया कहते थे कि लोकतंत्र भारत में है, यहां संघीय ढांचा कैसे होगा, वो दौर जो सबसे कठिन दौर था, तब तो हमारे संघीय ढांचे पर कहीं कोई आंच नहीं आई। नेहरू जी ने अगर कहीं कहा हो कि ये 4 चुनाव में संघीय ढांचे पर चूंकि एक साथ हो रहे हैं, ये गड़बड़ है, तब तो आप कहिए। जो इस देश के जिनके कांग्रेस मतलब उनके मुखिया रहे हैं नेहरू जी, अगर उन्होंने एक परिपाटी शुरू की और देखिए वो डिरेल क्यों हुई। संविधान में एक अनुच्छेद था 356 जिसके तहत कोई भी सरकार बर्खास्त की जाती है। ये बर्खास्तगी अगर नहीं हुई होती या इसका बहुत कम उपयोग किया गया होता तो इतने लंबे समय तक इतने चुनाव इस देश में होते ही नहीं जी। क्यों सरकारें बर्खास्त की गई, क्यों इस तरह से हुआ और किसकी सत्ता थी, तो ये सोचिएगा। तो आप जो आज तर्क दे रहे हैं राहुल जी, ऋषि जी, रामकृपाल जी, ऋषि जी शायद कांग्रेस जो लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पे हमला है, ये अपनी उस बात को शायद अपने दलीलों से नहीं रख पा रहे थे, इसलिए हमारे साथ इस समय बहस में नहीं जुड़े हैं, वो चले गए हैं। लेकिन फिर भी हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो क्या परिस्थितियां रही थी आखिर जब कांग्रेस ये कहती है और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल इस तरह की बात करते हैं कि 1 नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब ये तमाम वो राजनीतिक पार्टियां 1 नेशन 1 इलेक्शन को इसलिए नहीं नकार पा रही क्योंकि ये देश में एक परंपरा थी? तो क्या आपको लगता है भ्रम जैसी स्थिति तो नहीं हो रही है? क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर चुनाव 5 साल में एक बार होगा तो महंगाई आसमान पर होगी, क्या आपको लगता है मिडिल क्लास आम आदमी की जो एक तरह से दुखती रख महंगाई होती है, ये जो डर है आम आदमी के, क्या उसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं? देखिए ऋतु जी, मैं एक बात कह रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, नरेंद्र मोदी जी हो, इन सबको जनता ने चुना है। लोकतंत्र में असली ताकत लोकशाही के पास होती है। वो उसको अच्छा मानती है या बुरा मानती है, इस पर बहस से क्यों डरते हैं, क्यों अपनी थ्योरी थोप रहे हैं? अगर आप ये कहते कि इस पर एक रेफरेंडम कर लीजिए देश में, तब भी मैं समझता। और देखिए, लोकतंत्र की डिफिनीशन होती है बहुमत का शासन और अल्पमत का सम्मान, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। तो अगर संसद शुरू होने से पहले अगर वाकई आपसे बातचीत नहीं की जाती है तब ये सवाल आप उठा सकते हैं। अभी 18 होना है, मैं कोई इसका ज्यादा कानूनी जानकार नहीं हूं, लेकिन जो परंपरा होती है वो परंपरा जब संसद की शुरुआत होती, संसद बुलाने का विशेषाधिकार सरकार को है, वो निर्णय लेती है और फिर
उसकी शुरुआत से पहले चर्चा करती है ऋषि जी, और कई बार होता है कि कुछ देखिए कुछ राष्ट्रीय महत्व की ऐसी चीजें होती हैं जिनकी गोपनीयता देश हित में होती है। तो अभी केवल यह कि क्या हो रहा है, अभी तो मुझे भी नहीं पता है कि जो 5 दिन का सेशन बुलाया गया है वो उस पर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होगी या कोई और बात होगी। तो इस तरह बिल्कुल ऋषि जी, अभी तो विशेष सत्र में क्या होगा इसकी बात ही नहीं हो रही है, एजेंडा अभी सामने आया नहीं है। ऐसे में एक देश एक चुनाव को लेकर जिस तरह की बात कर रहे हैं और आप ही के गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 1 नेशन 20 इलेक्शन, क्या आप इसका समर्थन फिर करते हैं? एक देश एक चुनाव संघीय ढांचे पे हमला है, एक देश और 20 इलेक्शन, और अगर हर 5 साल में इलेक्शन होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। आप म्यूट पे हैं ऋषि जी। एक मिनट, अब आवाज आ रही है? जी 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 कहिए। राम कृपाल जी देश के उन चंद विद्वान पत्रकारों में से हैं जिसका मैं भी फैन हूं। जब ये बोलते हैं तो हम लोगों को सीखने को मिलता है। लेकिन सर आज पता नहीं अपने तथ्य रखा समझ से परे है, विशेष सत्र कब बुलाया जाता है? आज से पहले विशेष सत्र 1997 में बुलाया गया था इंद्र कुमार गुजराल के सरकार में, 16, 17, 18, 19 अगस्त को, यानी 16, 17, 18, 19 अगस्त 1997 को बुलाया गया था। और विशेष सत्र जब बुलाया जाता है इसका प्रावधान है कि जितने भी अपोजिशन पार्टी है उससे कहीं ना कहीं बातचीत की जाती है। ये रामकृपाल जी को इस बात को कम से कम रखना चाहिए, बहुत विद्वान पत्रकार हैं। रामकृपाल जी ने दोनों बातें रखी, एक तरफ ये भी कहा, उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े तमाम मुद्दे हों। गोपाल जी आप इस पे जवाब दे दें, फिर हम ऋषि जी के पास जाते हैं। जी गोपाल जी। ऋषि जी केवल आशंकाओं पे चर्चा कर रहे हैं, विषयांतर करते जा रहे हैं। विषय ये है कि क्या एक 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या देश के हित में है कि नहीं है। जब वो इस बात को मान रहे हैं यहाँ पर कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के हित में है, तो उन्हें बताना चाहिए कि उनके नेता का विरोध क्यों है। ऋषि जी सवाल यही है, आप व्यक्तिगत रूप से ये मान रहे हैं कि एक देश एक चुनाव जरूरी है, सही है, लेकिन आपके नेता नहीं मान रहे हैं और आप इस बात पे तो फिर इन्होंने कहना चाहिए कि किस तरह से संघीय ढांचे पे हमला है। लेकिन तो फिर दूसरी बात यह है कि अगर इनके नेता कह रहे हैं तो क्या ये नेताओं की बात का खंडन करेंगे। तीसरी बात यह है कि आशंकाओं के बल पे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इन आशंकाओं को ऊपर बिल्ड करके ये चर्चा करना चाहते हैं। तो इन आशंकाओं का कोई ठोस आधार हो तभी तो बात है। जब आज हमारे अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा कोई जल्दी होने वाला नहीं है, ऐसे इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है जो अपने आप में एक लंबा प्रोसीजर है। सरकार उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को पूरा फॉलो करेगी। दोनों सत्रों से इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। उन सब प्रोसीजर को तो रामकृपाल जी जिस दिन घोषणा हुई कि 18 से 22 तारीख तक विशेष सत्र होगा, उसके अगले दिन ही एक देश एक चुनाव की समिति का भी ऐलान कर दिया सरकार ने। घबराहट का कारण वो है, लेकिन अभी भी ऋषि जी इस बात को नहीं कह पाए हैं कि वो अपने नेता राहुल गांधी से सहमत नहीं है। उन्होंने बहुत साफ ये अलग अंदाज में बोला, उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं एक देश एक चुनाव से, लेकिन उनके नेता सहमत नहीं है। इस मंच पे उन्होंने ये स्वीकारा है कि राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं संघीय ढांचे पे हमला है, तो राहुल गांधी गलत कह रहे हैं कि ये संघीय ढांचे पे हमला है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी आपका भी आके अपनी बात रखने के लिए, गोपाल जी आपका और रामकृपाल जी आपका भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी आप यहाँ? हाँ बबुआ हम यहाँ, पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन।
हरियाणा के नूह में रविवार को शुरू हुई G20 शेरपाओं की चौथी और अंतिम बैठक के दूसरे दिन भी कई मुद्दों पर सार्थक बातचीत की गई। इसमें क्या रहा खास, आइए देखते हैं अमिताभ कांत से खास बातचीत में। हरियाणा के मेवात में हो रही चौथी शेरपा मीटिंग जो G20 समिट से जस्ट पहले हो रही है, उसका आज दूसरा दिन था। नेगोशिएशंस में क्या हुआ, इसके बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत। सर, ये बताइए कि नेगोशिएशन, सबसे पहले ये बताइए कि किस स्टेज पर पहुंची हैं, कैसे चल रही हैं नेगोशिएशंस, क्योंकि चंद ही दिन रह गए हैं लीडर्स समिट में। नहीं, देखिए, बड़ी ज़बरदस्त नेगोशिएशन चल रही हैं। सुबह शुरू होती हैं, रात भर चलती हैं। ये 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती हैं नॉन स्टॉप, और 24 घंटे चल रही हैं। और हर शब्द के पीछे लड़ाई होती है, हर शब्द के पीछे चर्चा होती है, पर सबने ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट की हुई है। और सबका व्यू ये है कि हम सबको कंसेंसस पे आना ज़रूरी है। तो चैलेंजेस हैं, पर हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि एक कंसेंसस बन के उभरे जो कि पूरी दुनिया को आगे ले चले। सर, ये बताइए कि किन मुद्दों पर सहमति बन पाई है अभी तक? देखिए, अभी तक सबसे ज़्यादा चीज़ों पर सहमति बन पाई है। 1-2 इश्यूज रह गए हैं, एक क्लाइमेट का, एक जियोपॉलिटिक्स का इशू, उस पर चर्चा चल रही है। बाकी सब चीज़ों पर हमारी सहमति बन गई है और वो हम लीडर्स के आगे ले जाएंगे और लीडर्स फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। मेरा आखिरी सवाल शेरपा कांत, जब 1 साल पहले भारत ने G20 की अध्यक्षता ली, मैंने आपसे बात की थी, आपने लिस्ट आउट की थी कि भारत की क्या प्रायोरिटीज हैं। आज जब चंद दिन रह गए हैं समिट को, क्या आप कहेंगे कि भारत अपनी प्रायोरिटीज को ग्लोबल एजेंडा या ग्लोबल लेवल पर उस पर आम सहमति बनाने में कामयाब हुआ है? सारी जितनी की डेवलपमेंट इश्यूज थी, जितनी प्रायोरिटी इश्यूज थी, जितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट की इश्यूज थी, जितनी ग्लोबल एजेंडा की इश्यूज थी, सब पर हम आगे चले हैं और सब पे हमने सहमति बनाई है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ अमिताभ कांत भारत के शेरपा कह रहे हैं कि भारत जिन प्रायोरिटीज को लेके चला था, डेवलपमेंट की, ग्लोबल साउथ की, विमेन लेड डेवलपमेंट की, उन सब पर सभी देशों की सहमति बन पाई है। और लीडर्स समिट, जब लीडर्स दिल्ली में मिलेंगे 9 और 10 सितंबर को और दिल्ली डिक्लेरेशन आएगी, उसमें इसकी झलक साफ पाई जाएगी। कैमरामैन अजीत कुमार के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, नूह, हरियाणा। जी, और खबरों में आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को विज्ञान भवन में 75 चुनिंदा पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। इससे पहले आज इन शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कल शिक्षक दिवस है और हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों के साथ उनके और अपने अनुभव साझा किए। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। मुद्रा के लिए पेरू में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
एशिया कप में नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 231 रन का लक्ष्य रखा है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने बगैर किसी नुकसान के 17 रन बना लिए थे। फिलहाल बारिश के कारण मुकाबला रुका हुआ है। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने नेपाल को शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़े। कुशल 38 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हुए। भीम शार्की को जडेजा ने आउट किया। कप्तान रोहित पौडेल भी जडेजा का ही शिकार बने। किशाल मल्ला को 2 रन पर जडेजा ने आउट किया। दूसरे छोर पर आसिफ शेख ने संभल कर खेलते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। वो 58 रन बनाकर सिराज की गेंद पर आउट हुए। गुलशन झा ने 23 और दीपेंद्र सिंह ने 29 रन की पारी खेली। अंतिम ओवरों में सोमपाल ने तेजी से 48 रन बनाए। नेपाल की पूरी टीम 48.2 ओवर में 230 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। भारत के लिए जडेजा और सिराज ने 3-3 विकेट लिए। और आइए अब एक नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्टिकल 370 मामले की सुनवाई के दौरान मांग की कि मामले के मुख्य याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अकबर लोन हलफनामा देकर कहें कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। लोन पर कई मौकों पर विधानसभा के अंदर और बाहर आपत्तिजनक नारे लगाने के आरोप हैं। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर आज सुबह 8 बजे जंप टेस्ट के बाद स्लीप मोड पर भेज दिया गया। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर को थोड़ी उड़ान भरवाने के बाद नई लोकेशन पर उतारा गया, जहां इसके सभी पेलोड्स के साथ प्रयोग किए गए। दिल्ली में आज से 2023 का दूसरा नौसेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो गया। इस सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वरिष्ठ कमांडर उपस्थित रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके कुछ सदस्य मणिपुर में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और मल्टीनेशनल कंपनी मेटा के बीच समझौता हुआ है। इसका मकसद एआई, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण देना है। अरुणाचल प्रदेश की 7वीं विधानसभा का 12वां सत्र आज शुरू हो गया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस सत्र के संचालन के लिए सभी महिला विधायकों को अध्यक्ष के पैनल में शामिल किया गया। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रगति मैदान के भारत मंडप में उन दृश्यों के साथ जहां डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंसेस जोन में भारत की डिजिटल इंडिया पहलों को दिखाया गया है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रगति मैदान के हॉल संख्या 4 में स्थित अत्याधुनिक तकनीक और ज्ञान के केंद्र डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में आपका स्वागत है, जहां डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी डीपीआई को लागू करने में महत्वपूर्ण पहलों में से 7 प्रमुख पहलों को दिखाया जा रहा है। यहाँ इंटरैक्टिव डिस्प्ले, इमर्सिव जोन और अन्य कुछ माध्यमों से सभी उम्र के लोग आधार, डिजिलॉकर, यूपीआई, ई-संजीवनी, दीक्षा, भाषिणी और ओएनडीसी के बारे में आकर्षक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित जीवन के प्रश्नों एवं उत्तरों के लिए गीता एप्लीकेशन के प्रयोग को जाना जा सकता है। डिजिटल ट्री द्वारा डीपीआई के मूल सिद्धांतों एवं कई स्क्रीनों से डिजिटल इंडिया पहल के विकास को दर्शाया गया है। हमारी इमर्सिव साइकिलिंग से आप वर्चुअल वर्ल्ड में कदम रखकर परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा पर जा सकते हैं और अपनी आंखों से डिजिटल इंडिया के भविष्य का अनुभव कर सकते हैं।